एपिसोड 131 टू 140। 131 अध्याय 128 एमिली पाकर ब्लू स्काई है। 131 अध्याय 128 एमिली पाकर ब्लू स्काई है। ये प्रोफाइल चित्र इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या ये दादाजी की वीचेट प्रोफाइल तस्वीर हो सकती है? कार्लोस ने प्रोफाइल चित्र को घूर कर देखा तथा कुछ क्षणों के लिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। उन्होंने तुरंत अपने व्यक्तिगत खाते पर स्विच कर लिया। बिल्कुल वही ब्लू स्काई प्रोफाइल चित्र। कार्लोस ने फिर सोचा, कैफे वाले दिन उसने एमिली पाकर को वीचेट पर जोड़ा था, लेकिन उस समय वह उससे परेशान था। उसे वह एक पाखंडी महिला लगी, इसलिए उसने उसे अपने संपर्कों से हटाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। कार्लोस को वह वीचेट अकाउंट याद आया जिसे उसके दादाजी ने उसे जोड़ने के लिए कहा था, और उसने अपने दादाजी द्वारा उसके साथ साझा किए जाने वाले दैनिक भोजन के चित्रों के बारे में सोचा। और क्या वहां उसके बचपन के बारे में बातें नहीं होती थी, जिसमें एक महिला को आकर्षित करने के बारे में सलाह मांगना तथा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट संदेश भेजना शामिल था। विचार करने पर मुझे लगा कि यह उनके दादाजी की सामान्य आवाज जैसा बिल्कुल नहीं था। तो जिस व्यक्ति से वह 1 महीने से अधिक समय से बात कर रहा था, वह उसके दादा नहीं बल्कि एमिली पाकर थी। कार्लोस को एक क्षण के लिए क्रोध का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। वह तुरंत एमिली पाकर को फोन करके उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन फिर उसने उसके साथ बातचीत के लहजे पर विचार किया और संदेह किया कि उसकी तरह उसे भी दादाजी ने धोखा दिया है। उसने शायद सोचा होगा कि वह दादा है। ये कितना बड़ा घालमेल है। कार्लोस ने कुछ देर तक अपना फोन पकड़े रखा, यह उजागर न करने का निर्णय लेते हुए कि ब्लू स्काई वास्तव में एमिली पाकर थी। एमिली और उसके बीच पिछले 1-2 महीने से अच्छी बनती जा रही थी, लेकिन उसके बारे में बहुत सी संदिग्ध बातें थीं, जिसकी शुरुआत सिनेमा में उस रात से हुई जब चीजें गड़बड़ा गईं और वे एक साथ सो गए, जिसके परिणामस्वरूप गर्भधारण हो गया। फिर अस्पताल में एमिली और दादाजी के बीच आकस्मिक मुलाकात हुई, जहां वह उनके भोजन की साथी बन गई, और उनकी मां को एमिली सचमुच पसंद आ गई। क्या ये सब वास्तव में महज एक संयोग था, या एमिली के पीछे कोई योजना थी? कार्लोस ने किसी से जांच करवाई, लेकिन वे कारण का पता नहीं लगा सके। केवल एमिली ही इन संदेहों का उत्तर दे सकती थी, और वह अभी भी नहीं जानती थी कि टाइम ही कार्लोस था। वह इस अवसर का उपयोग उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकता था। अपना मन बनाते हुए कार्लोस ने एमिली पाकर को आवाज लगाई। सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल में मारिया कार्टर और कुछ अन्य लोगों ने कई प्रमुख विषयों की परीक्षाएं पूरी करने में सुबह बिताई। अमेलिया विलो पहले ही कक्षा में पढ़ाई के लिए वापस आ चुकी थी। सभी सहपाठी पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, और अमेलिया विलो ने आह भरी। इस बार एमिली ने मारिया कार्टर और अन्य लोगों को सचमुच बहुत परेशान किया। अमेलिया विलो ने उनके चेहरों पर उस समय के भाव देखे जब उन्हें पहली बार परीक्षा के प्रश्न पत्र मिले। वे सभी अचंभित रह गए और काफी समय तक लिखना शुरू नहीं किया। दोपहर के भोजन के दौरान अमेलिया विलो ने चार्ल्स पॉन्ड के साथ भोजन किया। तभी उसने एक सुंदर आदमी को कार्यालय की ओर आते देखा। भाई कार्लोस। चार्ल्स पॉन्ड ने उस आदमी को देखा और वह इतना चौंक गया कि वहीं रुक गया। कार्लोस ने पास आकर चार्ल्स पॉन्ड को ठंडी निगाह से देखा और फिर मुड़कर अमेलिया विलो की ओर देखा। क्या ये कार्लोस था, मारिया कार्टर का भाई? कार्टर भाई बहन दोनों अच्छे दिखते थे, विलो भाई बहनों से अलग तरह के अच्छे दिखने वाले, एक भड़कीले चमकदार प्रकार के आकर्षण वाले। अमेलिया विलो ने कार्लोस को अचंभित होकर देखा, और जब वह वहां से चला गया तो उसे वास्तविकता में वापस आने में काफी समय लगा। भाई कार्लोस सुंदर है ना? लेकिन उसके पास बस इतना ही है। वह एक उड़ाऊ पुत्र के अलावा कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि वह हाल ही में कारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके कारण कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई है। उच्च समाज के लोग कहते हैं कि देर सवेर कार्टर परिवार को वह बर्बाद कर देगा। चार्ल्स पॉन्ड ने सोचा कि अमेलिया विलो भी अन्य लड़कियों की तरह कार्लोस पर फिदा होगी और थोड़ी ईर्ष्या महसूस करेगी। मेरे भाई की तुलना में वह कुछ भी नहीं है, अमेलिया विलो ने गुस्से से कहा। उसी समय पीए सिस्टम पर एक घोषणा हुई जिसमें अमेलिया विलो को मार्गदर्शन कार्यालय जाने के लिए कहा गया। अमेलिया विलो और चार्ल्स पॉन्ड एक साथ मार्गदर्शन कार्यालय की ओर चल पड़े। मारिया कार्टर और उसका भाई एक साथ खड़े थे। एमिली पाकर कार्लोस के बगल में खड़ी थी। तीनों का एक साथ होना उनके आकर्षक रूप के कारण देखने लायक था। अमेलिया विलो एक अतिरिक्त नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकी। आप मेरी बहन को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या ये बेतुका नहीं है? कार्लोस एमिली पाकर से बात कर रहा था। वह काफी लंबा था और ऐसा लग रहा था कि वह एमिली की ऊंचाई के साथ तालमेल बिठा रहा था। उसने अपने लंबे पैरों को थोड़ा मोड़ लिया, अपना सिर झुका लिया। उसका कान एमिली के चेहरे के पास था। वह बहुत अंतरंग दिख रहा था। अमेलिया विलो को आश्चर्य हो रहा था कि मारिया कार्टर ने परिवार को क्यों बुलाया और एमिली पाकर को क्यों बुलाया। इस नजर से उसे अचानक कुछ समझ आ गया। कार्लोस एक प्लेबॉय के रूप में प्रसिद्ध था जिसके अनगिनत महिला साथी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि एमिली पाकर अपने भाई को मना नहीं सकी, इसलिए वह कार्लोस के पीछे पड़ गई। वह मारिया कार्टर के साथ घुल मिल रही थी, निश्चित रूप से कार्लोस को खुश करने के लिए। कार्लोस जैसा व्यक्ति एमिली पाकर में कैसे रुचि ले सकता है? एमिली पाकर के प्रति अमेलिया विलो की निगाहें और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गईं। तो तुम्हें अपनी बहन पर इतना कम भरोसा है? एमिली पाकर को उम्मीद नहीं थी कि कार्लोस वास्तव में स्वयं आएंगे, और उनके आने के बाद उन्होंने अध्ययन निदेशक को खूब डांटा। वह ये भी मानता था कि उसकी बहन धोखा नहीं देती। ऐसा इसलिए नहीं था कि कार्लोस को लगता था कि ट्यूटर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि मारिया कार्टर भी उसकी तरह धोखाधड़ी से घृणा करती थी। यदि मारिया कार्टर कभी धोखा देना चाहती तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुकी होती। अध्ययन निदेशक मुख्य विषय अध्यापक के साथ कार्यालय में आए। उनका चेहरा गंभीर दिख रहा था। उसने अपना गला साफ किया। परीक्षा परिणाम आ गए हैं। अमेलिया विलो मन ही मन खुश थी, लेकिन इस बार मारिया कार्टर अपने भाग्य से बच नहीं सकी। मारिया कार्टर और लिलियाना मैनोर कुछ अन्य छात्रों के साथ इस महीने की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं और उनके ग्रेड औसत से ऊपर हैं। पहले यह मेरी ओर से एक गलतफहमी थी।
मैं स्कूल की ओर से उनसे माफी मांगता हूँ। अध्ययन निदेशक के शब्द मानो आकाश से बिजली गिरने जैसे थे, यहाँ तक कि अमेलिया विलो, चार्ल्स पॉन्ड और कार्लोस भी स्तब्ध रह गए। लिलियाना मैनर ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हमने सचमुच मासिक परीक्षा पास कर ली है। अब कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि हमने धोखा दिया। जब उन्हें परीक्षा पत्र मिला तो वे सचमुच दंग रह गए, इसलिए नहीं कि वे चिंतित थे, बल्कि इसलिए कि वे आश्चर्यचकित थे। पिछले मासिक टेस्ट में उन्होंने देखा कि टेस्ट पेपर के कई प्रश्न स्वर्गीय राजा शिक्षक द्वारा उन्हें दिए गए भविष्यवाणी नोट्स के समान थे, और उन्होंने सोचा कि यह शुद्ध भाग्य था। ये तब तक नहीं था जब तक उन्हें ये तैयारी परीक्षा का पेपर नहीं मिला, और इस बार और भी अधिक प्रश्न एक जैसे थे। वे कुछ देर तक खुश हुए, लेकिन फिर उनका गला रुंध गया। हालांकि वे आमतौर पर कमजोर छात्र थे, लेकिन आखिरकार वे 17 या 18 साल के बच्चे थे। शिक्षकों द्वारा बदनामी, अविश्वास और सहपाठियों द्वारा गपशप के कारण ये सभी शिकायतें उस क्षण उत्साह के आंसुओं में बदल गईं। क्या वह स्वर्गीय राजा शिक्षक सचमुच इतना अद्भुत है? चार्ल्स पॉन्ड ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे मारिया कार्टर से सुलह कर लेनी चाहिए थी, तब शायद वह इस मासिक परीक्षा में भी अच्छा कर पाता। अमेलिया विलो ने भी गुस्से में अपने दांत भींच लिए कि चार्ल्स पॉन्ड ने उन्हें साइन नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि इस स्वर्गीय राजा में अतीत की एमिली पाकर के साथ कुछ समानताएं थीं। जब एमिली पाकर अमेलिया विलो को ट्यूशन पढ़ाती थी तो अमेलिया ने स्कूल में कई बार प्रथम स्थान प्राप्त किया, न केवल उसकी मजबूत नींव के कारण, बल्कि इसलिए भी कि एमिली पाकर प्रत्येक परीक्षा के प्रश्नों की भविष्यवाणी करने में अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। अध्ययन निदेशक ने कहा कि वह मारिया कार्टर और अन्य लोगों से माफी मांगने के लिए एक खुला पत्र जारी करेंगे। मारिया कार्टर ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। वह अमेलिया विलो के पास गई। जब वह जाने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसका रास्ता रोक लिया। अमेलिया विलो, तुम्हारी माफी कहाँ है? अगले सोमवार को स्कूल की सभा में मैं चाहता हूँ कि आप सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने मुझसे माफी मांगें। 132 अध्याय 129 महान मेधावी अधिकारी 132 अध्याय 129 महान मेधावी अधिकारी मारिया कार्टर ने जोर देकर कहा कि अमेलिया विलो माफी मांगे। ये सुनकर अमेलिया रोने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके आंसू नाशपाती के फूलों पर गिरती बारिश की बूंदों की तरह थे। चार्ल्स पॉन्ड और प्रधानाध्यापक दोनों को दया आ गई। मारिया, ज्यादा कठोर मत बनो, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। चार्ल्स पॉन्ड सचमुच चिंतित दिखे। मार्गदर्शन परामर्शदाता ने भी अमेलिया के पक्ष में बात की और अंततः काफी अनुनय विनय के बाद अमेलिया पूरी कक्षा के सामने आंसू बहाते हुए माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। फिर मारिया और अन्य लोग कार्यालय से बाहर चले गए। मारिया, बहुत घमंडी मत बनो। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका शिक्षक अच्छा था और उसने विषयों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हो सकता है अगली बार आप इतने भाग्यशाली न हो, कार्लोस ने चिढ़ाते हुए कहा। भाई होने के नाते क्या आप अपनी बहन की प्रशंसा नहीं कर सकते? शिक्षक वास्तव में अद्भुत हैं, लेकिन मारिया ने भी कड़ी मेहनत की है। मैंने उसे बगल की किताबों की दुकान से पुनरीक्षण सामग्री खरीदते हुए भी देखा है। एमिली पाकर ने पिछले महीने मारिया में बदलाव देखा था। आपकी प्रशंसा की किसे परवाह है? मारिया ने बेपरवाही से जवाब दिया, हालांकि वह अपनी मुस्कान को दबा नहीं सकी। मैं अब कक्षा में वापस जा रहा हूँ। मारिया जल्दी से कक्षा में चली गई। उसे लग रहा था कि पहले वह पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन इस मासिक परीक्षा ने आश्चर्यजनक रूप से उसका आत्मविश्वास पुनः बहाल कर दिया था। अपनी बहन को एक खुश छोटी गौरैया की तरह उछलते हुए देखकर कार्लोस की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय हो गया था जब उसने अपनी बहन को इतना खुश देखा था। शायद वह उसके प्रति बहुत कठोर हो गया था। उसे मारिया की अधिक प्रशंसा करनी चाहिए, जैसा कि एमिली ने सुझाया था। कुछ ही दिनों में कार्टर ऑटोमोटिव की नई कार लॉन्च होगी। एमिली, मैं आपको नए उत्पाद के प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। कार्लोस ने स्कूल से निकलते समय ये बात कही। एमिली ने ऑटोमोटिव अनुसंधान केंद्र में केवल आधा दिन ही बिताया था, फिर भी वहां के कर्मचारी उससे बहुत प्रभावित थे। नई कार के लॉन्च की घोषणा करते समय अनुसंधान निदेशक ने एमिली को आमंत्रित करने पर जोर दिया। मूलतः कार्लोस सहमत नहीं होना चाहता था। वह ये नहीं कह सकता था कि अनुसंधान केंद्र में उन लोगों को एमिली को घूरते देखकर उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन एमिली द्वारा वीचेट पर बताए गए डिजाइन ड्राफ्ट और कारों के बारे में उसके स्पष्ट ज्ञान को याद करते हुए कार्लोस को संदेह होने लगा। क्या एमिली को कारों के बारे में केवल इसलिए जानकारी थी क्योंकि उसके दादाजी ने उसे इसके बारे में समझाया था? कार्लोस ने प्रचार कार्यक्रम में एमिली का और अधिक परीक्षण करने का निर्णय लिया। अचानक निमंत्रण पाकर एमिली कुछ आश्चर्यचकित हुई। क्या मैं भाग ले सकता हूँ? किस हैसियत से? वहाँ बहुत सारा मीडिया होगा, है ना? यद्यपि वे विवाहित थे, लेकिन उनके वैवाहिक समझौते में ये स्पष्ट था कि उन्हें अपनी शादी को गुप्त रखना होगा। कार्टर परिवार के अलावा एमिली और कार्लोस के काम और निजी जीवन में बहुत कम समानता थी। केवल फे मैनर ही उनका पारस्परिक परिचित था। कार्लोस ने अपनी नाक को छुआ। मान लीजिए कि आपको अनुसंधान केंद्र के स्टाफ सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहां के स्टाफ ने ही आपको आमंत्रित किया था। तकनीकी रूप से कहें तो एमिली ने वास्तव में नई कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एमिली ने लापरवाही से ठीक है कहा। उसे अंदर से थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जल्द ही वह आगे बढ़ गई। वह क्या उम्मीद कर रही थी? कार्लोस के दिल में तो कोई और था। वह उसके बारे में सार्वजनिक रूप से क्यों बात करेगा? एमिली अपने छोटे से क्लिनिक में लौट गई। इस बीच कार्लोस अपनी कार में बैठ गया, अपना फोन निकाला और ब्लू स्काई के वीचेट को काफी देर तक चुपचाप देखता रहा। कार्लोस ने पहली इंद्रधनुषी तस्वीर से शुरू करके उनके चैट इतिहास को खंगाला और उसके बाद लगातार आदान प्रदान होते देखा। कुल मिलाकर ये उनके निजी खाते पर अन्य सभी चैट की तुलना में बहुत अधिक थे। सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल में कक्षा के ब्रेक के दौरान चार्ल्स पॉन्ड मारिया की सीट के पास आया। मारिया, मेरे ड्राइवर ने आज छुट्टी ले ली है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो? चार्ल्स ने विनम्रतापूर्वक बात की, क्योंकि वह मारिया को शायद ही कभी ऐसा प्रस्ताव देता था और उम्मीद करता था कि वह तुरंत सहमत हो जाएगी। मैं व्यस्त हूँ, मुझे संयुक्त अध्ययन सत्र के लिए लिलियाना मैनर के घर जाना है।
मारिया ने अपना बैग उठाया और चली गई। चार्ल्स भड़क गया। वह भड़कने को तैयार था, लेकिन उसे अमेलिया का पहले वाला विचार याद आ गया। उसने अपना गुस्सा दबाया और उसके पीछे चल दिया। मारिया, तुम सचमुच मुझसे नाराज नहीं हो, है ना? चलो सुलह कर लें। मारिया रुकी। चार्ल्स, क्या तुम्हें अमेलिया पसंद नहीं है? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं अमेलिया के साथ सिर्फ दोस्त हूँ। तुम और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। मैं पहले भी बहुत ज्यादा था, मैं फिर वैसा नहीं होऊंगा। वैसे आपने मासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। आपको जो ट्यूटर मिला वह काफी प्रभावशाली है। यह अफसोस की बात है कि मैंने नामांकन नहीं कराया। क्या आप उनके व्याख्यान की सामग्री मेरे साथ साझा कर सकते हैं? चार्ल्स ने लगभग विनती भरे स्वर में पूछा। उसका सुंदर चेहरा लोगों के लिए मना करना कठिन बना रहा था। मारिया ने अपने होंठ काटे। ठीक है। चार्ल्स मन ही मन खुश हुआ। उसे यकीन था कि मारिया उससे दूर नहीं थी। उसके कहने मात्र से ही वह उसके पालतू कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाती हुई चली आएगी। मारिया ने अपना फोन निकाला और अपना भुगतान कोड खोला। व्याख्यान सामग्री चाहिए, है ना? प्रति व्याख्यान सामग्री 100,000 रुपये। चार्ल्स का चेहरा बदल गया। मारिया, तुम्हारा क्या मतलब है? मारिया उसे कुछ भी दे देती थी, उसके लिए कुछ भी खरीद लेती थी। मैं पैसे ले रहा हूँ। मैंने अपनी कक्षाओं के लिए भी बहुत पैसा दिया। आप मेरी व्याख्यान सामग्री चाहते हैं तो आपको भुगतान करना चाहिए, है ना? मारिया ने आंखें घुमाई। क्या चार्ल्स सचमुच उसे मूर्ख समझता था? स्वर्गीय राजा की कक्षाएं किसी के भी भाग लेने के लिए नहीं थीं। गुस्से में चार्ल्स अपना फोन मारिया पर फेंकने ही वाला था कि अमेलिया की दुखी आंखों को याद करते हुए उसने गहरी सांस ली, अपना फोन निकाला और मारिया को पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह पैसा ट्रांसफर करने वाला था, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि उसके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। 133 अध्याय 130 पूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी के बीच गुप्त प्रतिद्वंद्विता। 133 अध्याय 130 पूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी के बीच गुप्त प्रतिद्वंद्विता। चार्ल्स पॉन्ड अचानक अवाक रह गया। उसने सोचा कि उसने गलती कर दी है और उसने दोबारा प्रयास किया, लेकिन पाया कि उसका संतुलन अभी भी अपर्याप्त था। तस्क तस्क। चार्ल्स पॉन्ड, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार दिवालिया हो गया है? क्या 1 लाख भी नहीं दे सकते? मारिया कार्टर की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं। उनके शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे। बस 1 मिनट इंतजार करो। चार्ल्स पॉन्ड ने जल्दी से अपनी मां को फोन करके पूछा कि उसके बैंक कार्ड के साथ क्या हो रहा है। यद्यपि पॉन्ड परिवार कार्टर परिवार जितना धनी नहीं था, फिर भी वे कैपिटल के स्थापित कुलीन परिवारों में से एक थे और चार्ल्स सबसे बड़े पोते होने के कारण सबसे पसंदीदा थे। चार्ल्स को 50,000 रुपये मासिक भत्ते मिलते थे और जन्मदिन पर उन्हें लाल लिफाफों में 1 लाख रुपये से अधिक मिलते थे। क्या? दादी ने कहा कि वह इस महीने से मेरा भत्ता बंद कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, क्या आप मेरे लिए पिताजी से बात कर सकती हैं? चार्ल्स की आवाज अचानक ऊंची हो गई और फोन के दूसरी ओर श्रीमती पॉन्ड ने उसे बताया कि दादी पॉन्ड परिवार की असली मुखिया थी, जिनके शब्दों का कोई विरोध नहीं कर सकता था। जाहिर है, दादी पॉन्ड एमिली पाकर के कारण चार्ल्स पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। चार्ल्स एक ठंडे बैंगन की तरह था। गुस्से में उसने फोन रख दिया। मारिया कार्टर, क्या मैं अभी आपको पैसे दे दूं? पहले मुझे कोर्सवेयर दे दो और जब मेरी दादी शांत हो जाएंगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। चार्ल्स ने मारिया कार्टर को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। मारिया कार्टर ने उपहास किया। जब आप कोर्सवेयर खरीदने के लिए 200,000 रुपये इकट्ठा कर लें तो मेरे पास वापस आना। 200,000? क्या आपने नहीं कहा था कि यह 100,000 था? चार्ल्स का सुंदर चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अगर आप अगली बार फिर पूछेंगे तो ये 300,000 होगा। मारिया कार्टर ने चार्ल्स को बुरी तरह से अपमानित किया और दांत पीसते हुए तथा अजीब तरह से पीछे हटते हुए वह वहां से चला गया। पाठ्यक्रम सामग्री खरीदने में असफल होने पर चार्ल्स को उदास होकर अमेलिया विलो की तलाश करनी पड़ी। ये जानने पर कि चार्ल्स पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है, अमेलिया को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने उसे अच्छी तरह से सांत्वना दी और उसकी समझदारी ने उसे उसके प्रति और भी अधिक मोहित कर दिया। चार्ल्स ने उससे यह भी वादा किया कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद वे अपने रिश्ते को सार्वजनिक करेंगे और सगाई कर लेंगे। अमेलिया विलो लड़कियों के बाथरूम में गई और अपने फोन पर वीडियो कॉल किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज रुंध गई। वह रो पड़ी और इतने सारे लोगों के सामने मारिया कार्टर द्वारा अपमानित किए जाने की शिकायत करने लगी। वीडियो कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने यह दयनीय दृश्य देखा। आपके साथ अन्याय हुआ है। मैं आपके लिए मारिया कार्टर का कोर्सवेयर लाऊंगा। ये सुनकर अमेलिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अगले दिन जब अमेलिया मैसेंजर रूम में थी तो उसे उसके नाम से एक कुरियर पैकेज मिला। उसने उसे खोला तो उसमें मारिया कार्टर के व्याख्यान नोट्स थे। अमेलिया के होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। ये नोट्स उसे एक बार फिर स्कूल में अव्वल छात्रा बनने में मदद करेंगे। कक्षा में अमेलिया ने कई महिला सहपाठियों को चर्चा करते हुए सुना। क्या आपने सुना है? हमारे दरवाजे के पास स्थित क्लिनिक में काम करने वाली महिला डॉक्टर बहुत अद्भुत हैं। बाहर हमेशा एक बड़ी कतार लगी रहती है। मैंने सुना है कि वह एक देवी डॉक्टर है। वह सिर्फ एक सुई से मृत को पुनर्जीवित कर सकती है। अमेलिया ने ये सुनते ही भौहें चढ़ा दी। अफवाहें वास्तव में बाघों से भी अधिक भयानक थी। एमिली पाकर उतनी चमत्कारी नहीं थी जितना कहा जा रहा था। भले ही वह मास्टर लोव की शिष्या थी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं था और मास्टर लोव ने उसे केवल दायित्व के कारण ही अपने यहाँ रखा था। ऐसी बकवास कौन फैला रहा है? मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ। वह पीपुल्स हॉस्पिटल में एक छोटी नर्स हुआ करती थी। उसके खराब आचरण के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। वह मास्टर रोवे की नामात्र की शिष्या है। वास्तव में उसके पास कोई चिकित्सा कौशल नहीं है। अमेलिया ने उन्हें विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। मारिया कार्टर ने हमें बताया। क्या वह झूठ बोल रही होगी? लड़कियां एक दूसरे की ओर देखकर हैरान हो गईं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अपने भाई को आज दोपहर को मुझे लेने के लिए भेज दूंगा। तुम उस पर विश्वास करोगे, है न? इस पर लड़कियां खुश हो गईं।
उन सभी ने एडम विलो के बारे में सुना था, जो उनके स्कूल का पूर्व छात्र था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अमेलिया ने एडम विलो को फोन किया, जो पहले काम में इतने व्यस्त थे कि उनके अनुरोध पर विचार नहीं कर सके। लेकिन जब एडम को बताया गया कि एमिली स्कूल के पास स्थित क्लिनिक में काम कर रही है, तो वह एमिली के नए कार्यस्थल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया और उसी दोपहर अमेलिया को लेने के लिए सहमत हो गया। स्कूल के बाद अमेलिया और लड़कियां बातें करते और हंसते हुए स्कूल के गेट के पास पहुंची, और वहां एडम विलो एक नई खरीदी गई मर्सिडीज के पास खड़ा था। हाल ही में स्टॉक से अच्छी खासी कमाई करने और लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में जाने के बाद वेतन में बढ़ोतरी होने से एडम आर्थिक रूप से काफी सहज महसूस कर रहा था। अब स्कूल के गेट पर उनका शानदार रूप एक मनोरम दृश्य बन गया था, जिसने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अमेलिया जल्दी से आई और प्यार से अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। भाई, ये मेरे सहपाठी हैं। एडम विलो ने लड़कियों का अभिवादन किया। वे सभी शर्मा गईं और चुपके से उनकी ओर देखने लगीं। क्या आप यह नहीं कह रहे हैं कि एमिली पार्कर का क्लिनिक पास में है? एडम का ध्यान अभी भी एमिली पर था और उसने अमेलिया को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अमेलिया एडम को छोटे क्लिनिक के सामने ले गई। दोपहर तक कतार गायब हो गई थी। एमिली एक व्यस्त दिन के बाद काउंटर पर झुककर दिन भर का हिसाब किताब देख रही थी। सफेद कोट और चोटी में वह तरोताजा और साफ सुथरी दिख रही थी। ये तो आगे ही है भाई, क्या यह मजेदार नहीं है? दरअसल स्कूल में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि एमिली पार्कर एक दिव्य डॉक्टर हैं। अमेलिया ने जानबूझकर अन्य छात्रों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बात की। सड़क के पार मारिया कार्टर एमिली से मिलने जा रही थी, तभी उसने ऊपर देखा तो अमेलिया और उसका भाई दिखाई दिए। उसने जल्दी से कार्लोस को बुलाया। क्या चल रहा है भाई? एमिली का पूर्व प्रेमी उसे लेने आया है। उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार क्या आप थोड़ा और प्रयास कर सकते हैं? 134 अध्याय 131 उसने उन सभी को ब्लॉक कर दिया। 134 अध्याय 131 उसने उन सभी को ब्लॉक कर दिया। मारिया कार्टर ने अमेलिया विलो और उसके सहपाठियों को पहले भी इसका उल्लेख करते सुना था। उसका भाई सुंदर और स्मार्ट था। जब वह हाई स्कूल नंबर 1 में पढ़ रहे थे, कई महिला सहपाठियों ने उसका पीछा किया। उनमें से एक लड़की थी जिसका उपनाम पाकर था, जो कई वर्षों से मन ही मन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उसने अपनी भाभी के साथ अच्छे संबंध बनाने की बहुत कोशिश की थी। वह न केवल अमेलिया को ट्यूशन पढ़ाती थी, बल्कि उसके लिए कई उपहार भी खरीदती थी, क्योंकि वह अपने भाई की सबसे वफादार पालतू कुतिया थी। लेकिन उसने कभी रुचि नहीं दिखाई। ऐसा मत सोचिए कि मारिया को समझ नहीं आया। उस समय अमेलिया अप्रत्यक्ष रूप से मारिया को डांट रही थी, उसे चार्ल्स पॉन्ड का पालतू कुत्ता कहकर। एमिली पार्कर से मिलने के बाद मारिया को अमेलिया की बातों पर और भी कम विश्वास हुआ। एमिली पार्कर एक पालतू कुत्ता? असंभव। एमिली इतनी आकर्षक है कि कोई भी पुरुष उसे पसंद करेगा, अन्यथा उसका समझदार भाई एमिली के साथ क्यों सोएगा? यदि वह पुरुष होती तो एमिली जैसी सुंदरी द्वारा उसका पीछा किए जाने पर वह बहुत खुश होती, भले ही वह कुछ महीनों के लिए ही क्यों न हो। क्या एडम विलो ने वास्तव में उसे स्वीकार नहीं किया? हो सकता है कि उसे शारीरिक समस्याएं हों या वह अक्षम हो, जिसके कारण एमिली उसके भाई के साथ रहने लगी। एडम विलो का नाम सुनते ही कार्लोस का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। एडम विलो, क्या वह एमिली पार्कर को फिर से परेशान कर रहा है? और एमिली भी, उस आदमी की तो सगाई हो चुकी है, फिर भी वह उससे क्यों उलझी हुई है? रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। कार्लोस ने पहले ही फोन काट दिया था। मारिया ने चुपके से एडम विलो और उसके समूह का पीछा किया और अमेलिया को एमिली का मजाक उड़ाते हुए सुना। एमिली वास्तव में पीपुल्स हॉस्पिटल की फार्मेसी में नर्स हुआ करती थी। एडम विलो ने अमेलिया के व्यंग्य का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि एमिली को देखते ही उसकी नजरें उस पर टिक गईं। एडम ने पहले सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद एमिली की हालत ठीक नहीं है। इस बार वह उसे लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित करने आया था। जहां तक चमत्कारी उपचारक कहे जाने की बात है, एडम विलो ने अपनी मां से यह बात सुनी थी और उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया था। दरअसल हाई स्कूल में विश्वविद्यालय के आवेदन की प्राथमिकताएं भरते समय एमिली और एडम दोनों ने मेडिकल विश्वविद्यालय में एक ही विषय चुना था और एमिली भी क्लिनिकल मेडिसिन का अध्ययन करना चाहती थी। लेकिन तभी कुछ हुआ और तब एडम को पहली बार पता चला कि एमिली अब डॉक्टर नहीं बन सकती। एडम के स्पष्टीकरण पर उसके आसपास की लड़कियों को अचानक एहसास हुआ। बेशक उन्होंने आदम की बात पर विश्वास किया। जहां तक मास्टर लो के प्रशिक्षु का प्रश्न है, मास्टर लो जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक साधारण नर्स को अपने प्रशिक्षु के रूप में कैसे ले सकते हैं? पता चला कि वह धोखेबाज है। मेरे परिवार ने तो विशेष रूप से उससे 20,000 युआन प्रति पंजीकरण की दर से पंजीकरण खरीदे थे। मुझे अपने परिवार को सूचित करना होगा कि वे उसे एक घोटालेबाज के रूप में रिपोर्ट करें। एक सहपाठी ने ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एडम भौचक्का, मास्टर लो, पंजीकरण स्कैल्प या एमिली कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ा हो सकता है। एडम विस्तार से पूछने ही वाला था कि तभी छोटे से क्लिनिक में 70 वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो सन्यासीन सूट पहने हुए था, उत्साहपूर्वक और सावधानी से अपने चांदी जैसे बालों में कंघी करता हुआ मुस्कुराते हुए एमिली के लिए एक कप चाय लेकर आया। जब एडम की नजरें एमिली से हटकर इस बूढ़े आदमी पर पड़ी तो उसकी सांस रुक गई। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के सच्चे विशेषज्ञ मास्टर लो। जब एडम विश्वविद्यालय में थे तब उन्होंने ग्रैंड मास्टर के एक व्याख्यान में भाग लिया। यहाँ तक कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन भी मास्टर लो से मिलने पर उन्हें आदरपूर्वक चाय और पानी देते थे। फिर भी ये वही ग्रैंड मास्टर था जो इस समय एमिली को चाय परोस रहा था। एमिली गणना में व्यस्त थी, अपने काम पर ध्यान दे रही थी। उसने यह नहीं देखा कि मास्टर लोव उसके बगल में चाय पकड़े हुए इंतजार कर रहे थे। मास्टर लोव न तो अहंकारी थे और न ही जल्दबाजी में, बस वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक प्रेम भरी मुस्कान थी। वे अपने छोटे मालिक को देख रहे थे। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, है ना? क्या वह मास्टर लोव नहीं है? जैसे ही एक छात्रा फोन करने वाली थी, उसका मोबाइल फोन लगभग जमीन पर गिर गया। ये वास्तव में मास्टर लोव है, मैंने उसे टीवी पर देखा है।
वह वास्तव में उस महिला डॉक्टर को व्यक्तिगत रूप से चाय परोस रहे हैं। उस महिला डॉक्टर ने मास्टर लोव पर भी ध्यान नहीं दिया। कई महिला सहपाठियों ने बकबक शुरू कर दी। अमेलिया विलो भी चकित थी। मास्टर लोव ने वास्तव में उसके लिए बहुत स्नेह दिखाया, तकनीकी रूप से उनके मानद शिष्य। वह स्वयं भी उस छोटे से क्लिनिक में आए। मुझे जल्दी से अपने परिवार को फोन करके उन्हें आने और पंजीकरण कराने के लिए कहना होगा। मैं भी। पहले कुछ सहपाठी छात्राएं जो एमिली पाकर के प्रति आक्रोशित थीं, अब अचानक दीवार पर घास की तरह डगमगाने लगीं और भाई बहन एडम विलो और अमेलिया विलो पर अजीब निगाहें डालने लगीं। तो धोखेबाज अमेलिया विलो और उसका भाई हैं। इससे पहले जब मारिया कार्टर कक्षा में अमेलिया को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रही थी, तब भी वे अमेलिया के प्रति कुछ सहानुभूति महसूस कर रहे थे। फिर भी ये पता चला कि शायद मारिया कार्टर ही असली पीड़िता थी। वे अब उन सुंदर लड़कों को देखने में असमर्थ हो गए और किसी बहाने से वहां से चले गए। भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एमिली पाकर मास्टर लो जैसे बड़े लोगों को जानती है? अमेलिया विलो को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह लगातार झूठ बोलते हुए पकड़ी गई थी। उसके सहपाठी उसके बारे में क्या सोचेंगे? मुझे पहले नहीं पता था कि वह मास्टर लो को जानती थी, और उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि यह सिर्फ मास्टर लोव की शिष्या होने का मामला नहीं है। एडम विलो का चेहरा उदास और अस्पष्ट था। वह हमेशा यही सोचता था कि वह एमिली पाकर को अच्छी तरह समझता है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह उसे समझ नहीं पाया। जब एडम विलो सोच ही रहा था, तभी उसकी मां ग्रेस विलो का फोन आया। एडम, क्या तुम एमिली पाकर से मिलने गए हो? क्या वह पंजीकरण संबंधी उस मामले से सहमत थी जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था? ग्रेस विलो ने एमिली पाकर के क्लिनिक से प्राप्त अपॉइंटमेंट नंबर बेचकर 20,000 युआन कमाए थे। ग्रेस विलो बहुत खुश थी और अपने बेटे एडम विलो से क्लिनिक से कुछ अपॉइंटमेंट नंबर लेने का आग्रह करती रही। ग्रेस विलो के विचार में, हालांकि एमिली पाकर का एडम विलो के साथ झगड़ा हो गया था, एमिली पाकर का उसके बेटे पर लंबे समय से गुप्त क्रश था। वह वास्तव में उसे कैसे जाने दे सकती थी? एडम विलो को बस इतना पूछना था और एमिली पाकर निश्चित रूप से सहमत हो जाती। एडम विलो चुप रहा। जब वह एमिली पाकर से मिलने आया तो वह इस मामले को पहले ही भूल चुका था। यदि एमिली पाकर सचमुच मास्टर लोव की शिष्या बन गई होती, तो वह लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में नौकरी की परवाह क्यों करती? अपने बेटे को बहुत देर तक न बोलते देख ग्रेस विलो ने दुखी होकर कहा, अगर तुम्हें पूछने में शर्म आ रही है तो मैं उसे फोन करूंगी। मां, एडम विलो उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और बस एक पल बाद ग्रेस विलो ने फिर से फोन किया, गुस्से में। एमिली पाकर ने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? ग्रेस विलो ने भी वीचैट पर संदेश भेजा, लेकिन उसे केवल विस्मयादिबोधक चिन्ह ही मिला। एडम विलो ने हिचकिचाते हुए एमिली पाकर का नंबर डायल किया, लेकिन वह व्यस्त था। उन्होंने पुनः वीचैट की जांच की, एमिली पाकर को संदेश भेजा और उन्हें वही स्पष्ट विस्मयादिबोधक चिन्ह प्राप्त हुआ। उन्होंने अमेलिया विलो के फोन का उपयोग करने की कोशिश की और परिणाम वही रहा। एमिली पाकर ने उनके पूरे परिवार को ब्लॉक कर दिया था। एडम विलो बेचैन हो रहा था। उसने अपना पैर उठाया और क्लिनिक की ओर चलने लगा। अचानक सड़क के विपरीत दिशा से एक कार तेजी से एडम और अमेलिया विलो की ओर आई, जो सीधे एडम की ओर बढ़ रही थी। 135 अध्याय 132 विशेष सह चालक की सीट 135 अध्याय 132 विशेष सह चालक की सीट कार नियंत्रण से बाहर लग रही थी। इसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और भाई बहन एडम विलो और अमेलिया विलो के लिए चकमा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। महत्वपूर्ण क्षण में एडम विलो ने अपनी बहन अमेलिया को अपने सामने मजबूती से बचाया। चीक 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 टायरों के जमीन पर रगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी और आखिरी सेकंड में कार ने ब्रेक लगा दिया। यह एडम विलो की पैंट की टांग से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गया। यदि एडम ने क्लिनिकल मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की होती और उसमें औसत व्यक्ति की तुलना में थोड़ा अधिक साहस होता, तो शायद अब तक वह बुरी तरह डर गया होता। अमेलिया विलो का चेहरा पीला पड़ गया था और वह एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थी। यह एक चांदी ग्रे रंग की नई कार थी और जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोड़ी लंबे पैर बाहर निकले। उस आदमी के कंधे चौड़े और कमर पतली थी। उसने धूप का चश्मा पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक घमंडी और शान शौकत झलक रही थी। उन्होंने अपना धूप का चश्मा उतार दिया, जिससे उनकी सुडौल नाक और गहरी आंखें सामने आईं। इसके लिए क्षमा करें, मैंने काफी समय से गाड़ी नहीं चलाई है, मेरे हाथ थोड़े जंग खा गए हैं। कार्लोस नई कार के लॉन्च की अंतिम तैयारियां कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी बहन मारिया कार्टर का फोन आया। जब उन्हें पता चला कि एडम विलो उन्हें फिर से परेशान कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत नई कार वहां पहुंचा दी। कार्लोस, ये हत्या का प्रयास था। एडम विलो की आमतौर पर कोमल आंखें अब क्रोध से भर गई थीं। डॉक्टर विलो, आपको कहां चोट लगी है? क्या ये खरोंच है या मैंने तुम्हें बेवजह डरा दिया है? क्या आपको चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत है? कार्लोस के होठों पर एक उदासीन मुस्कान फैल गई। एडम विलो इतना क्रोधित था कि उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, लेकिन तभी उसे छोटे क्लिनिक की दिशा से आती हुई कुछ तेज कदमों की आहट सुनाई दी। एडम विलो ने अपनी मुठ्ठियां खोल दी, क्योंकि एमिली पाकर ने छोटे क्लिनिक से सब कुछ देखा होगा। जब एडम ने सोचा कि एमिली उसका हालचाल जानने आएगी, एमिली पाकर उसके पास से गुजरी और सीधे कार्लोस की ओर बढ़ी। तुम ठीक हो? एमिली वास्तव में कार्लोस के पास गई। उसने एडम विलो की ओर देखा तक नहीं। उस क्षण एडम को अपनी छाती में एक तंग जकड़न महसूस हुई। उसे याद आया कि कैसे एक बार एमिली के कारण स्कूल में बदमाश से झगड़ा होने के बाद उसे केवल कुछ खरोंचें ही आई थी और एमिली ने उत्सुकतावश उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने पर जोर दिया था। उस घटना के बाद ही एमिली ने विशेष रूप से नर्सिंग सीखी, ताकि जब वह घायल हो तो वह उसके घावों पर पट्टी बांध सके। एमिली को अपने प्रति चिंता व्यक्त करते देख कार्लोस मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं काफी कुशल ड्राइवर हूँ, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नई कार के बारे में पूछ रहा हूँ। एमिली पाकर ने कार्लोस के पीछे नई कार पर अपना हाथ फेरा। वह अनजाने में कार्टर ऑटोमोटिव की नई कार के डिजाइन और सुधार में शामिल हो गई थी। यह आधी उसकी रचना थी।
काटा ऑटोमोटिव एक दिग्गज कार निर्माता कंपनी की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं सख्त थीं और यह कार काफी प्रभावशाली दिख रही थी। कार्लोस की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे पता था तुम बेरहम हो। क्या मैं तुम्हारी नजर में एक टूटी हुई कार से कम कीमत का हूँ? भाई, यह आपके ऑटोमोटिव प्लांट की नई कार है। ये बहुत बढ़िया है। हमें घुमाने ले चलो। मारिया काटा ने पीछे से नाटक का आनंद लिया, विशेष रूप से विलो भाई बहनों की हताशा को देखकर। कार्लोस ने सहजता से यात्री सीट का दरवाजा खोला और जैसे ही मारिया काटा यात्री सीट पर बैठने वाली थी, कार्लोस ने उसे कड़ी नजर से देखा। मारिया काटा, आपको क्या लगता है आप कहाँ बैठी हैं? मारिया काटा ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, बदबूदार भाई, तुम कहते हो कि एमिली पाकर के लिए तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं है, कि तुम दोनों को शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन तुमने पहले कभी किसी महिला साथी को अपनी यात्री सीट पर बैठने की अनुमति कब दी थी? इससे पहले जब भी कार्लोस अपनी महिला साथियों और बहन के साथ बाहर जाता था तो यात्री सीट हमेशा मारिया काटा के लिए ही होती थी। अनिच्छा से मारिया काटा ने पीछे की सीट पर अपनी जगह ले ली। एमिली पाकर यात्री सीट पर बैठी थी। नई कार धीरे धीरे चली गई। शुरू से अंत तक एमिली पाकर ने एडम विलो और उसकी बहन की ओर देखा तक नहीं, मानो वे हवा हो। भाई, यह एमिली पाकर तो बहुत ज्यादा है। मैं तो सोचता था कि तुम ही हो जो उसे नहीं चाहते, लेकिन लगता है हम सब गलत थे। वह गरीबों से घृणा करती है और अमीरों से प्यार करती है। वह हमेशा से ही खेल खेलती रही है और कार्लोस के साथ जुड़ गई है। क्या वह जानती है कि आपको सबसे ज्यादा नफरत काटा परिवार से है? अमेलिया विलो अपने भाई को उदास देखकर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। अमेलिया, बकवास मत करो। एमिली पाकर को हमारी पारिवारिक स्थिति के बारे में पता नहीं है। एडम ने सबसे पहले उस रहस्य का जिक्र किया जिसे उसने कई वर्षों से छुपा रखा था, जिसे उसके परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था। एमिली, उसे कार्लोस जैसे फ्लिटी प्लेबॉय पसंद नहीं है। वह अभी भी मुझसे नाराज है। एडम विलो ने उस कार को घूरा जो अब दूर जा चुकी थी। क्या कार्लोस ने कहा कि वह फैक्ट्री से आई नई कार थी? उन्होंने वास्तव में सुना था कि कार्लोस काटा ऑटोमोटिव में नई कार के विकास के प्रभारी थे और हाल ही में सोफी पाकर के शेयर बाजार में शामिल होने के कारण एडम भी काटा ऑटोमोटिव की प्रासंगिक खबरों पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें ये समाचार याद आया कि काटा ऑटोमोटिव कल एक नई कार लॉन्च करने जा रही है। कार्लोस ने अभी जो नई कार चलाई थी वह एडम को परिचित लगी। एक क्षण के लिए उसे याद आया और अचानक उसे याद आया कि उसने वह नई कार कहाँ देखी थी। सही, सोफी पाकर की कार कार्लोस की नई कार से कुछ मिलती जुलती थी। सोफी पाकर ने कहा था कि उनकी कार को देवता ओवन ने संशोधित किया था। कार्लोस की फैक्ट्री से आई तथाकथित नई कार वास्तव में महान देवता ओवन की कार से काफी मिलती जुलती थी। एडम विलो की आंखें और गहरी होती गईं। कार्लोस ने उसे बार बार परेशान किया है और अब वह उसे और नहीं छोड़ेगा। कार्लोस ने नई कार को शहर में घुमाया। नई कार की चलाने की क्षमता और आराम उच्च स्तर के थे और टेस्ट ड्राइव के बाद कार्लोस अगले दिन कार लॉन्च के बारे में और भी अधिक आश्वस्त थे। अगले दिन एमिली पाकर और कार्लोस एक साथ ऑटोमोटिव फैक्ट्री गए। नई कार का शुभारंभ कारखाने में किया गया। रवाना होने से पहले कार्लोस ने एमिली पाकर के पहनावे को देखा। उसने हमेशा की तरह साधारण कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल चोटी में बंधे हुए थे। आज के लॉन्च के लिए कार्लोस ने कई मीडिया आउटलेट्स को आमंत्रित किया था। वह काटा एंटरटेनमेंट के प्रभारी हुआ करते थे और मनोरंजन संबंधी गपशप समाचार हमेशा उन्हें कवर करना पसंद करते थे। आज अवश्य ही कुछ पत्रकार उनका साक्षात्कार लेने आएंगे। उनकी महिला साथी एमिली पाकर ने इतने सादे कपड़े पहने थे कि कार्लोस को वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम बस यही पहनने वाले हो? मैंने तुम्हारे लिए पहले जो कपड़े खरीदे थे उनका क्या हुआ? एमिली पाकर ने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा। गर्भवती होने के कारण मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं उन कपड़ों के बारे में पूरी तरह भूल गई हूँ। पिछली बार कार्लोस ने मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर से एमिली पाकर के लिए जो नए कपड़े खरीदे थे उन्हें उसने पहना भी नहीं था। अब समय आ गया है, मैं पहले जाऊं, तुम दूसरा कपड़ा पहन लो, हल्का मेकअप कर लो और मैं ओलिवर रॉस को तुम्हारे साथ भेज दूंगी। आज के प्रभारी व्यक्ति के रूप में कार्लोस को पूरे कार्यक्रम का ध्यान रखना था। उन्होंने ओलिवर रॉस को अपनी योजना बताई और फिर ड्राइवर को पहले उन्हें ले जाने को कहा। कार्लोस की कार अभी काटा ऑटोमोटिव के गेट पर पहुंची ही थी और वहां पहले से ही कुछ पत्रकार इंतजार कर रहे थे। कार्लोस ड्राइवर को सीधे अंदर ले जाने ही वाले थे कि गेट पर एक परिचित व्यक्ति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। माफ कीजिए महोदय, मेरा एक मित्र यहाँ काम करता है। मैंने सुना है कि जिस नई कार को विकसित करने में उन्होंने मदद की थी उसका आज शुभारंभ हो रहा है। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? रेनी वाइट ने सफेद लिली का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़ा हुआ था और गुलाबी पोशाक पहने हुए थी तथा गेट पर सुरक्षा गार्ड से विनती कर रही थी। 136 अध्याय 133 वह कार्लोस की सफेद चांदनी है। 136 अध्याय 133 वह कार्लोस की सफेद चांदनी है। रेनी वाइट की स्पष्ट और चमकदार आंखों में सावधानी और घबराहट झलक रही थी और उसके गोरे चेहरे पर लालिमा खिल उठी। सर्जरी के बाद वह 1 सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रही। उस दौरान उसने कार्लोस से संपर्क किया लेकिन उसने हमेशा कहा कि वह व्यस्त है। रेनी वाइट को यह बात बार बार सुनने में असहजता महसूस हुई। उन्हें चिंता हुई कि कहीं कार्लोस ने सचमुच अपना हृदय परिवर्तन तो नहीं कर लिया। जब उसकी दृष्टि वापस आई तो उसने अखबार में ये खबर देखी कि काटा ऑटोमोटिव की नई कार का लॉन्च कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित है। रेनी वाइट को याद आया कि पिछली बार जब भाई काटा पुलिस स्टेशन आए थे तो उनके शरीर से गैसोलीन की गंध आ रही थी। उसने सहजता से पूछा और भाई काटा ने बताया कि वह काटा ऑटोमोटिव नामक एक बड़ी कार फैक्ट्री में काम करते हैं जो हाल ही में नई कारों के विकास में व्यस्त है। नई कार के लॉन्च का विज्ञापन देखकर रेनी वाइट ने भाई काटा को आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। उसने जानबूझकर फूल खरीदे और भाई काटा द्वारा खरीदी गई पोशाक पहनकर टैक्सी लेकर काटा ऑटोमोटिव के प्रवेश द्वार तक गई। उसने कार्लोस का नाम बताया लेकिन कार फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड जूनियर प्रेसिडेंट काटा का नाम नहीं पहचान पाए। बिना किसी निमंत्रण के उन्होंने उसे गेट पर रोक दिया।
कार्लोस ने प्रवेश द्वार पर मीडिया रिपोर्टरों की बढ़ती संख्या पर नजर डाली और फिर रेनी वाइट के बारे में सोचा, जो अंधी थी और उसे डर था कि भीड़ उसे धक्का दे देगी। गार्ड से कहो कि उसे अंदर आने दे। जब कार्लोस बोल रहा था तब तक ड्राइवर प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था। रेनी वाइट ने एक शानदार कार को आते देखा। वह बाहर से यह नहीं देख पा रही थी कि कार के अंदर कौन है। रेनी वाइट के चेहरे पर ईर्ष्या झलक रही थी, ये कार फैक्ट्री का कोई बड़ा आदमी होगा। इसके तुरंत बाद गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। आपने जिसका उल्लेख किया है वह R&D केंद्र से लिटिल कार्टर है। वह इस समय प्रदर्शनी हॉल में है। वह आज लॉन्च कार्यक्रम में बहुत व्यस्त होंगे। गार्ड रेनी वाइट को कार्यशाला में ले गया। रेनी वाइट 300 से 400 वर्ग मीटर में फैले प्रदर्शनी हॉल को देखकर दंग रह गए। तो भाई कार्टर जिस कंपनी में काम करते हैं वह कितनी बड़ी है। वह ये नहीं जानती थी कि भाई कार्टर कैसे दिखते थे। रेनी वाइट ने विशाल प्रदर्शनी हॉल में कार्लोस को बहुत चिंतित होकर खोजा। उसकी रूममेट ने कहा कि भाई कार्टर बहुत लंबे हैं और अंततः उसकी निगाह प्रदर्शनी हॉल के बीच में टिक गई। प्रोटोटाइप कार की पुनः जांच करें। मीडिया संपर्क कैसे हैं। चूंकि ओलिवर रॉस नहीं पहुंचे थे इसलिए कार्लोस ने स्वयं ही घटनास्थल का कार्यभार संभाल लिया। रेनी वाइट उसके पास आए और कार्लोस ने उसे सुना और पीछे मुड़ गया। उसने गहरे काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के 2 बटन थोड़े खुले हुए थे और काले रंग की पतलून पहनी हुई थी जिससे वह साधारण रूप से लंबा और सीधा दिख रहा था। अपने मन में भाई कार्टर की कल्पना करने के बावजूद जब उसने पहली बार उसे देखा तो रेनी वाइट का दिल ऐसे धड़क रहा था मानो किसी कुंद हथियार से चोट लगी हो। उस आदमी का चेहरा गहरा था और उसके घने बालों के नीचे उसकी 2 आंखें रात में ठंडे तारों की तरह चमक रही थीं। भाई कार्टर। रेनी वाइट छोटे कदमों से कार्लोस के पास दौड़ी। रेनी, सावधान रहो। कार्लोस को चिंता थी कि रेनी वाइट गिर सकती है, इसलिए उसने जल्दी से उसे संभाला। आपकी आंखें। पहली बार कार्लोस ने रेनी वाइट की आंखों में आश्चर्य देखा जब वह उसे मीठी मुस्कान के साथ देख रही थी। एक दयालु व्यक्ति की मदद से मेरी सर्जरी हुई। अब मैं देख सकता हूँ। भाई कार्टर, अब हम एक साथ हो सकते हैं। रेनी वाइट ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि भाई कार्टर, जिसे वह चाहती थी, इतना सुंदर होगा। जब वह सर्जरी के बाद छात्रावास में वापस लौटी तो उसने दीवार पर एक लोकप्रिय सेलिब्रिटी का पोस्टर देखा जिसे छात्रावास प्रमुख पसंद करते थे। वह सेलिब्रिटी भाई कार्टर जितना सुंदर नहीं था। रेनी वाइट ने कार्लोस का हाथ कसकर पकड़ लिया। रेनी वाइट की आंखों में प्रेम तीव्र और अटूट था। कार्लोस की अन्य लड़कियों से कुछ अलग नहीं था। कार्लोस अभी बातें स्पष्ट करने ही वाले थे। छोटा कार्टर। R&D निदेशक ने पास जाकर देखा कि कार्लोस के साथ एक महिला भी थी। उसने सोचा कि एमिली पाकर आ रही है। जैसे जैसे वह करीब आया उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। लेकिन करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि कार्लोस के बगल वाली लड़की कंसल्टेंट पाकर नहीं थी। वह लड़की युवा और आकर्षक थी तथा कंसल्टेंट पाकर की तुलना में उसमें एक अलग प्रकार का आकर्षण था। वह कार्लोस से बात करने ही वाला था कि कार्लोस ने उसे रुकने का इशारा किया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था जब हम कारखाने में हों तो मुझे लिटिल कार्टर कहकर बुलाना। कार्लोस ने रेनी वाइट को अपनी पहचान नहीं बताई थी। कार्लोस ने रेनी को बहुत ही शुद्ध हृदय वाला देखा और उनका रिश्ता अभी भी निर्दोष था। वह नहीं चाहता था कि वह संदिग्ध व्यापारिक दुनिया से कलंकित हो। निर्देशक रॉस, यह मेरी मित्र रेनी वाइट हैं। कार्लोस ने समय देखा, लगभग 10 बज रहे थे। कार लॉन्च कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने वाला था। रेनी वाइट अचानक आ गई थी और कार्लोस के लिए उसे भेजना आसान नहीं था, इसलिए उसने उसे कुछ समय के लिए वहीं रहने दिया। दोनों एक साथ खड़े थे, बहुत अंतरंग और एक सुंदर जोड़े की तरह लग रहे थे। दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि वे दोनों एक साथ थे। अनुसंधान एवं विकास निदेशक ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अफवाहें सच थीं। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर के साथ हमेशा खूबसूरत महिलाएं होती थी। ऐसा लगता था कि कंसल्टेंट पाकर की जगह जल्द ही मिस वाइट को नियुक्त कर दिया गया था। R&D निदेशक ने महसूस किया कि यह सलाहकार पाकर के लिए अनुचित था, लेकिन चूंकि वह कार्टर ऑटोमोटिव के वेतन पर थे इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कह सके। क्या ये लिटिल कार्टर की गर्लफ्रेंड है? इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है, तुम उसे पहले क्यों नहीं लाए? निर्देशक रॉस ने चिढ़ाते हुए कहा। कार्लोस अचंभित रह गया। जैसे ही वह समझाने वाला था तभी रेनी वाइट का हाथ धीरे से उसके हाथ पर आ गया और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसने कहा, भाई कार्टर, क्या मैं आपको परेशानी दे रहा हूँ? पीछे से नाजुक ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज आई और कार्लोस ने जैसे ही मुड़कर देखा, एमिली पाकर और ओलिवर रॉस आ रहे थे। एमिली पाकर ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और गर्भावस्था के कारण उन्होंने केवल हल्का मेकअप किया था। उसकी लंबी कदकाठी को उसने पहने हुए कम ऊंची एड़ी के जूतों की जोड़ी से और भी निखार दिया था। वह एक असाधारण आभा के साथ एक सुंदर ऑर्किड की तरह लग रही थी। सलाहकार पाकर, आप और सचिव रॉस आ गए हैं। मुझे सचमुच डर था कि तुम सफल नहीं हो पाओगे। एमिली पाकर को देखते ही निर्देशक रॉस की खुशी का ठिकाना न रहा। जब कार्लोस ने मुड़कर एमिली को देखा तो उसने अनजाने में अपने बगल में खड़ी रैनी की ओर देखा। रैनी इससे पहले एमिली से लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में मिल चुकी थी, लेकिन आज उसे दोबारा देखकर एक महिला होने के नाते रैनी के दिल में एक अलार्म बज उठा। एमिली उसकी कल्पना से भी अधिक आकर्षक थी। रैनी को हमेशा से ही अपने रूप पर भरोसा था, लेकिन एमिली की उपस्थिति में वह हीनता की भावना से मुक्त नहीं हो सकी। मिस वाइट, आप यहाँ क्यों आई हैं? ओलिवर ने रेनी वाइट को पहचान लिया और अपने बॉस की ओर चिंतित नजर डाली। एमिली की नजर रेनी और कार्लोस के हाथों पर पड़ी जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। रेनी की बड़ी बड़ी आंखों में एक नई चमक थी। आप सिस्टर एमिली पाकर होंगी, है ना? मैं रेनी वाइट हूँ, याद है? हमारी मुलाकात शहर के इमेज एम्बेसडर के चयन के दौरान हुई थी। मैं आज यहाँ भाई कार्टर की नई कार लॉन्च के दौरान उनका उत्साहवर्धन करने आया हूँ। रैनी के चेहरे पर अभी भी मीठी मुस्कान थी। उसने फिर ओलिवर की ओर देखा। ओलिवर एमिली के साथ आया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वे प्रेमी प्रेमिका होंगे, है ना? भाई रॉस अच्छे लगते थे, लेकिन वे भाई कार्टर के आसपास भी नहीं थे। एमिली ने अपने सामने रैनी को और उसके हाथ में पकड़े हुए शुद्ध बेदाग लिली के गुलदस्ते को देखा और तुरंत सब कुछ समझ गई।
137 अध्याय 134 सिर से पैर तक मुंह सबसे कठोर है। 137 अध्याय 134 सिर से पैर तक मुंह सबसे कठोर है। कार्लोस ने उसे कार लॉन्च कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और एमिली पाकर को आश्चर्य हुआ। उसने एक छोटा सा गुप्त रोमांच महसूस किया। एमिली और कार्लोस एक गुप्त विवाह में थे और उसे अपना साथी बनाने के लिए उसके निमंत्रण का मतलब था कि कम से कम उसके दिल में वह उसे अपनी पत्नी के रूप में सम्मान देता था। लेकिन जब एमिली ने रेनी वाइट को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके विचार कितने भोले थे। कार लॉन्च जैसे महत्वपूर्ण समारोह में उसकी साथी उसकी गुप्त रूप से विवाहित पत्नी कैसे हो सकती है। रेनी वाइट उसका असली साथी था। जब एमिली और कार्लोस की मुलाकात एक ब्लाइंड डेट पर तय हुई तो कार्लोस ने बताया कि उसे एक लड़की पसंद है। किसी कारणवश दोनों एक साथ नहीं रह सके, लेकिन अगर वह व्यक्ति रेनी वाइट था तो सब कुछ समझ में आता है। रेनी वाइट एक समय अंधी थी और कार्टर परिवार जैसा प्रतिष्ठित परिवार कभी भी किसी दोषग्रस्त महिला को कार्लोस से विवाह करने की अनुमति नहीं देता था। यही कारण है कि बाद में उन्होंने ब्लाइंड डेट रखी। बात बस इतनी सी है कि उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ब्लाइंड डेट से पहले वे असमंजस में एक साथ सोएंगे और एक बच्चा पैदा करेंगे और इस तरह उन्हें शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। पुराना ओलिवर रॉस को लगा कि उसके सामने जो दृश्य था उसमें कुछ गड़बड़ थी। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन एमिली ने उसे बीच में ही रोक दिया। ओलिवर रॉस, आज मैं कार्टर ऑटोमोटिव के लिए सिर्फ एक सलाहकार हूं। एमिली कार्लोस के साथ अपने विवाह में हुए समझौते को नहीं भूली थी। सार्वजनिक रूप से वह कंसल्टेंट पाकर थी। कार्लोस ने भौहें चढ़ाई। यह महिला उससे दूरी बनाने के लिए बहुत उत्सुक थी। क्या वह मीडिया द्वारा देखे जाने और लोगों द्वारा गलत समझे जाने से डरती थी? कार्लोस ने ठंडी सांस ली और अपना हाथ वापस खींच लिया। ओलिवर रॉस, मेरे साथ आओ और स्थल की जांच करो। सिस्टर एमिली पाकर, तो नज होने के अलावा आप कारों के बारे में भी जानती हैं। मुझे पहले लगता था कि तुम सेक्रेटरी रॉस की गर्लफ्रेंड हो। रेनी वाइट मुस्कुराते हुए एमिली के बगल में खड़ी थी और इन दो खूबसूरत महिलाओं की उपस्थिति आसानी से ध्यान का केंद्र बन गई। सोफी पाकर के कारण एमिली पर रेनी का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा और वह उसके साथ बातचीत नहीं करती थी। संयोगवश R&D टीम के कुछ सहकर्मियों ने उसे देखा और कारों के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए उसके पास आए। एमिली ने हाथ में योजनाएं लेकर समझाना शुरू किया। एमिली को कार्लोस के सहकर्मियों के साथ हंसते और बातें करते हुए देखकर, उन चीजों के बारे में बात करते हुए जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी, रेनी को लगा कि उसे अलग थलग कर दिया गया है और वह दुखी है। उन्होंने कुछ पत्रकारों से मुलाकात की। पिछली बार ब्रांड एम्बेसडर के चयन के दौरान रेनी ने मीडिया से बातचीत की थी। वह भाई कार्टर की मदद करना चाहती थी और भाई कार्टर के बॉस पर अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह उनका अभिवादन करने गई। आप अवश्य ही राष्ट्रपति कार्टर की पत्नी होंगी। मैंने सुना है कि राष्ट्रपति कार्टर ने हाल ही में विवाह किया है, लेकिन उनकी पत्नी की तस्वीर को धुंधला कर दिया गया है, उसे कभी उजागर नहीं किया गया। बाहर के लोगों का कहना था कि उसकी पत्नी बदसूरत है। ये सुविधा का विवाह था। अब बिना किसी हमले के अफवाहें दूर हो जाएंगी। कुछ पत्रकारों ने भी गेट पर एक लड़की को खड़ा देखा था। राष्ट्रपति कार्टर की कार के अंदर जाने के बाद वह भी उनके पीछे पीछे चली गई थी। उन्होंने रेनी वाइट को राष्ट्रपति कार्टर की पत्नी समझ लिया, जिसकी घोषणा हाल ही में कार्लोस ने की थी। रेनी वाइट को नहीं पता था कि राष्ट्रपति कार्टर कौन है और यद्यपि वह स्पष्टीकरण देना चाहती थी, लेकिन पत्रकारों ने पहले ही उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू नहीं हुई है। पत्रकारों को अंदर किसने आने दिया? अपना सिर पीछे घुमाकर कार्लोस ने देखा कि रेनी पत्रकारों से घिरा हुआ है और घबराया हुआ है। वह तेजी से आगे बढ़े और हाथ बढ़ाकर पत्रकारों को रोकने लगे। सुरक्षाकर्मी आ गए और कार्लोस ने रेनी वाइट को बचा लिया। जब एमिली ने शोरगुल सुना और पीछे मुड़ी तो उसने ये दृश्य देखा। एमिली की आंखें हल्की सी चमक उठी। R&D केंद्र के कर्मचारियों ने ये देखा और सलाहकार पाकर के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर कुछ ज्यादा ही इश्कबाजी करने वाले हैं, है ना? तो वह पहले से ही शादीशुदा है। मुझे ये बात केवल इसलिए पता थी क्योंकि मैंने मीडिया में ऐसा कहते सुना था। कुछ समय पहले जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ जुड़े थे और उनका एक अंतरंग वीडियो भी सामने आया था और फिर उन्होंने अचानक घोषणा की कि वह शादीशुदा हैं। शश, अब बकवास मत करो। तुम बॉस के बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत करते हो। निर्देशक रॉस ने उन गपशप कर रहे सहकर्मियों को घूरा, फिर सहानुभूतिपूर्वक सोफी पाकर की ओर देखा। सलाहकार पाकर, क्या आप ठीक हैं? तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। सोफी पाकर का रंग सचमुच थोड़ा पीला था। उसने अपनी हथेली छोड़ी और पाया कि वह गीली थी। वह 3 महीने से अधिक समय से गर्भवती है। कभी कभी उसे सुबह के समय मतली का अनुभव होता है और आज वह कुछ देर तक खड़ी रहने के कारण थकी हुई महसूस कर रही होगी, हालांकि उसने कम ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी और सोफी पाकर को प्रदर्शनी हॉल के लाउंज में आराम करने का बहाना मिल गया। जब सोफी पाकर प्रदर्शनी हॉल में दाखिल हुई तो उन्होंने पाया कि रेनी वाइट भी अंदर बैठी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। अभी जब भाई कार्टर ने उसकी रक्षा की और उन पत्रकारों को डांटा तो रेनी वाइट की नजरें केवल कार्लोस पर टिकी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि वह भाई कार्टर से प्यार करने लगी है। वह सोचती थी कि वह भाई कार्टर को वास्तविक भाई मानती है, लेकिन आज उसे यकीन था कि वह भाई कार्टर की प्रेमिका बनना चाहती है। सिस्टर एमिली पाकर, आप इतनी अस्वस्थ क्यों लग रही हैं? रेनी ने सोफी पाकर के लिए एक कप पानी डाला। सोफी पाकर ने उसे धन्यवाद दिया। उसने पानी नहीं पिया। उसी समय उसका फोन वाइब्रेट हुआ। समय, आप कहाँ हैं? नीला आकाश, दादाजी आप भी यहाँ हैं? मैं लाउंज में हूँ, थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। समय, फिर थोड़ी देर आराम करो, बाहर मत आना, बाहर बहुत सारे लोग हैं, लगभग कुछ ले जा चुके हैं। नीला आकाश, तुम भी सावधान रहना, जल्दी वापस चले जाना। समय, क्या आपको लगता है कि मैं आपका पोता, वह कैसा है? नीला आकाश, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। अल्पविराम, दूसरे पक्ष द्वारा उत्तर देने में काफी समय लग गया। टाइम, कोई बात नहीं, उसे भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लगता।
पुरुषों के शौचालय के अंदर कार्लोस अंततः पत्रकारों के समूह को चकमा देने में कामयाब रहे। उन्होंने सोफी पाकर को नहीं देखा और निदेशक रॉस से पूछने पर पता चला कि सोफी पाकर थोड़ी थकी हुई थी और लाउंज में आराम कर रही थी। कार्लोस उसके पास जाकर उसका हालचाल जानना चाहता था, लेकिन बाहर बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे और जब भी वे उसे देखते तो उनका सारा ध्यान उस पर ही होता। आज का तो ऑटोमोटिव के लिए नई कार लॉन्च का कार्यक्रम था। मुख्य फोकस नई कार पर होना चाहिए था और कार्लोस नहीं चाहते थे कि कल की मनोरंजन सुर्खियों का मुख्य पात्र फिर से बने। इसलिए उसने सोफी पाकर को एक संदेश भेजा, यहाँ तक कि दादा होने का नाटक भी किया। ये सोचकर कि कैसे सोफी पाकर ने केवल R&D केंद्र के लिए सलाहकार होने की बात स्वीकार की थी, कार्लोस ने पूछे बिना नहीं रह सका। वह जानना चाहता था कि क्या सोफी पाकर, जो उसके साथ 1 महीने से अधिक समय से विवाहित है, उसके मन में उसके लिए कोई भावना है। वह काफी देर तक स्क्रीन को घूरता रहा। अंततः महिला ने जवाब दिया, कोई भावना नहीं, सचमुच उसके मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है। कार्लोस इतना गुस्से में था कि उसने अपना फोन लगभग कुचल दिया। उसने गुस्से से कहा, बॉस, सारा मीडिया यहाँ है, आपको नई कार के अनावरण समारोह की अध्यक्षता करनी होगी। ओलिवर रॉस ने कार्लोस को ढूंढने से पहले काफी खोजबीन की थी, जिसका सुंदर चेहरा अब काले बादलों से ढका हुआ था, मानो किसी ने उस पर भारी रकम उधार रखी हो। लाउंज के अंदर सोफी पाकर स्क्रीन पर ओल्ड मास्टर के संदेश को घूर रही थी। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। कार्लोस को पहले से ही उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। संभवतः ये कोई ऐसी बात थी जिस पर उसने ओल्ड मास्टर से चर्चा की थी। रेनी वाइट की नजर बाहर लगी प्रदर्शनी की ओर गई। वे पाले से ढके कांच की दीवारों वाले एक लाउंज में थे। रेनी वाइट को धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि बाहर बहुत सारे लोग थे और फ्लैशबल्ब लगातार चमक रहे थे। वह भाई कार्टर का आकार नहीं देख सकी। उसने सोचा कि वह फिर से व्यस्त हो गया होगा। रेनी राष्ट्रपति कार्टर से मिलना चाहती थी। 138 अध्याय 135 राजकुमारी कैरी 138 अध्याय 135 राजकुमारी कैरी। रेनी वाइट उत्सुकता से भरी हुई थी, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि राष्ट्रपति कार्टर कैसे दिखते थे। दुख की बात यह थी कि बाहर बहुत अधिक लोग थे। रेनी वाइट को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और अंततः उसने निराशा में अपनी निगाहें हटा लीं। सिस्टर एमिली पाकर, क्या आप कभी राष्ट्रपति कार्टर से मिली हैं? वह कैसा दिखता है? रेनी वाइट एमिली पाकर के पास बैठी बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही थी। तुम उसे नहीं जानते? एमिली पाकर को कुछ आश्चर्य हुआ। क्या कार्लोस ने रेनी वाइट को अपनी पहचान के बारे में नहीं बताया था? ये सही है, अगर उसने रेनी वाइट को बताया होता तो शायद उसे पता चल जाता कि कार्लोस पहले से ही शादीशुदा था। आखिरकार कार्लोस ने सार्वजनिक रूप से अपनी शादी की घोषणा की थी। जब उनका तलाक हुआ तो रेनी वाइट को न बताकर वह रेनी वाइट के साथ अपने रिश्ते को खुलेआम उजागर कर सकते थे। कार्लोस वास्तव में रेनी वाइट को बहुत प्यार करता था। एमिली पाकर ने अपनी लंबी पलकें नीचे कर लीं, जिससे उसकी आंखों का धुंधलापन छिप गया। माफ कीजिए, मैं राष्ट्रपति कार्टर से भी नहीं मिला हूँ। मैं तो एक साधारण सलाहकार हूँ। यहाँ बहुत घुटन है, मुझे थोड़ी हवा लेनी है। इतना कहकर एमिली पाकर उठी और सीधे लाउंज से बाहर चली गई। वह पास में कार्लोस की आवाज सुन सकती थी। वह नई कार का परिचय दे रहे थे, उसके बाहरी स्वरूप से लेकर डिजाइन और उसकी सभी विशेषताओं के बारे में, और इस तरह बोल रहे थे जैसे कि वह कोई कार विशेषज्ञ हो। कार्लोस के साथ कई बार काम करने के बाद एमिली पाकर को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। नई कार के सफल प्रक्षेपण में उनका योगदान अपरिहार्य था। एमिली पाकर रुकी और एक क्षण तक सुनने लगी। अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुचारू रूप से चल रही थी। एमिली पाकर को लगा कि एक सलाहकार के रूप में अब वह पीछे हट सकती हैं। ठीक उसी तरह जैसे उसके कार्लोस और रेनी वाइट की उलझी हुई भावनाओं के साथ हुआ था, उसे भी देर सवेर दृश्य से बाहर निकलना ही होगा। शायद उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, हमेशा की तरह उसे ही दुख के साथ बाहर निकलना पड़ा। एमिली पाकर ने सोचा कि नई कार के बाद वह कार्लोस के साथ कम समय बिताने की कोशिश करेगी ताकि उनका रिश्ता बहुत करीबी न हो जाए, ताकि भविष्य में उसे जाने देने में उसे परेशानी न हो। छोड़ने के लिए संघर्ष। एमिली पाकर अपने ही विचार से चौंक गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके मन में कार्लोस के लिए भावनाएं विकसित हो गई हों? असंभव। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह गर्भवती थी। हार्मोन्स का उस पर असर हो रहा होगा। एमिली पाकर खुद को इस तथ्य की याद दिलाती रही। वह भीड़ के बीच से निकलकर जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। वहां बहुत अधिक भीड़ थी और जैसे ही एमिली पाकर आगे बढ़ी, कई पत्रकारों ने उन्हें आगे धकेलने की कोशिश की और वह लगभग जमीन पर गिर गईं। कुछ ही दूरी पर कार्लोस बोल रहा था। वह एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था, जहां से नीचे का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी नजर एक दुबली पतली आकृति पर पड़ी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग आए थे, लेकिन भीड़ में एमिली पाकर का एक रहस्यमय आकर्षण था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे कार्लोस के माथे पर बल पड़ गए। वह अभी भी एमिली पाकर से नाराज था। वह उसकी संतान थी, उसकी पत्नी बन गई, और फिर भी इन लोगों ने दावा किया कि उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। उसके मन में और किसके लिए भावनाएं थीं? क्या यह एडम विलो था? गर्व से कार्लोस ने एमिली पाकर से अपना सिर मोड़ लिया, ये सोचते हुए कि यदि उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है तो उसके मन में भी उसके लिए कुछ नहीं है। कार्लोस ने बहुत कोशिश की कि उसकी नजर एमिली पाकर पर दोबारा न पड़े, लेकिन तभी एमिली पाकर को धक्का लगा और वह लड़खड़ा गई। कार्लोस का चेहरा तुरंत बदल गया और सबके सामने उसने एक अपशब्द बोल दिया। वहां उपस्थित सभी मीडियाकर्मी दंग रह गए। ओलिवर रॉस, मेरे लिए स्पष्टीकरण जारी रखें। कार्लोस ने माइक्रोफोन ओलिवर रॉस की ओर फेंक दिया। फिर तेज कदमों से वह भीड़ को चीरता हुआ एमिली पाकर की ओर तेजी से बढ़ा। एमिली पाकर अभी तक संभली भी नहीं थी कि अचानक उसे अपने पैरों पर हल्कापन महसूस हुआ। उसे तेजी से एक आदमी ने अपने गर्म आलिंगन में उठा लिया। ओलिवर रॉस को भी पसीना आ गया। उनके बॉस, ये ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया गया था जिसे करोड़ों लोग देख रहे थे। जब तक मीडिया को यह पता चला कि क्या हो रहा है, तब तक उन्हें पता चल गया था कि राष्ट्रपति कार्टर जा चुके हैं। वह औरत अभी मीडिया को अचानक एहसास हुआ कि क्या वह महान श्रीमती गांधी हो सकती हैं।
काट 139 अध्याय 136 उस पर शक 139 अध्याय 136 उस पर शक बहुत तेज। कार्लोस की कार्रवाई बहुत जल्दी थी। वह एक जंगली घोड़े की तरह दौड़ रहा था। अचानक एमिली पाकर की ओर दौड़ा और उसे क्षैतिज रूप से उठाकर अपने पैरों से उड़ा दिया। उन्होंने सहजता से अपना सूट जैकेट उतार दिया और एमिली के सिर को उससे ढक दिया तथा उस स्थान से बाहर निकल गए जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी। जब तक मीडिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तस्वीरें ली तब तक दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। वे अपने पीछे केवल ओलिवर रॉस और अनुसंधान केंद्र के विभिन्न स्टाफ सदस्यों को छोड़कर चले गए। ओलिवर रॉस लगभग इसका अनुमान लगा सकते थे। कल का शीर्षक निश्चित रूप से होगा, जूनियर राष्ट्रपति काटो बीच में ही चले गए, रहस्यमयी सुंदरी प्रकट हुई। एमिली को गोद में लिए कार्लोस मीडिया से बचते हुए अनुसंधान केंद्र स्थित कार्यालय में लौट गए। अनुसंधान केंद्र से सभी लोग कार्यक्रम स्थल पर जा चुके थे, इसलिए इस समय कार्यालय खाली था। कार्लोस, अब मुझे नीचे उतार दो। तभी एमिली ने अपने सिर से सूट जैकेट नीचे खींच लिया। उसका चेहरा लाल हो गया, शायद घबराहट या शर्मिंदगी के कारण। आप विश्राम कक्ष में क्यों नहीं रुके? आपको यहाँ क्या लाया? कार्लोस ने तुरंत ही आलोचना शुरू कर दी। क्या उसने पहले ही उसे नहीं बताया था, इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण अगर वह गिर गई तो? चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। एमिली ने सोचा कि कार्लोस को बच्चे को चोट लगने की चिंता है और उसने जल्दी से समझाया और बोलते हुए कुछ कदम चलने की कोशिश की। उन कदमों के साथ एमिली हल्की सी हौंफने लगी। कार्लोस ने नीचे देखा तो एमिली के दाहिने टखने के आसपास सूजन देखी। हिलना मत। कार्लोस का चेहरा कठोर हो गया। उसने एमिली को बैठने के लिए कहा और वह उसका दाहिना पैर उठाकर नीचे झुका। उसका टखना नाजुक और गोरा था, जिसे कार्लोस ने एक हाथ से पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों ने एमिली के टखने को धीरे से मालिश किया। मैं ठीक हूँ, बस बहुत देर तक खड़ा रहा, ये सूज गया है। एमिली की धड़कनें रुक गईं। उसने जल्दी से अपना पैर वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन कार्लोस ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और पास के छोटे फ्रिज से एक आइस पैक निकाल लाया। हिलना मत। कार्लोस ने बर्फ की थैली पकड़ ली। उसे डर था कि कहीं वह एमिली के लिए बहुत ठंडी न हो जाए, इसलिए उसने उसे एक तौलिए में लपेटा और उसके पैर पर लगाना शुरू कर दिया। इस समय कार्लोस की दिल की धड़कन भी तेज हो गई। एमिली ने आज मोजे नहीं पहने थे और उसके टखने को छूने पर उसकी त्वचा बहुत चिकनी, रेशम की तरह मुलायम थी। इससे कार्लोस को सिनेमा की उस रात की याद आ गई। उस शाम दवा के कारण उसकी याददाश्त साफ नहीं थी, लेकिन जब उसे उस दिन देखा गया वीडियो याद आया तो वह ज्वलंत अनुभूति धीरे धीरे पुनर्जीवित हो गई। उस शाम की तस्वीरें कार्लोस के दिमाग में घूम गईं, जिससे उसे प्यास लगने लगी। धीरे धीरे उनके बीच एक विचारोत्तेजक माहौल पनपने लगा। दोनों में से कोई भी नहीं बोला। कार्लोस के हाथ में बर्फ का पैकेट धीरे धीरे पिघल रहा था। एमिली को भी महसूस हुआ कि उसके अंदर भी कुछ धीरे धीरे पिघल रहा है। लेकिन अचानक एमिली को विश्राम कक्ष में रेनी वाइट का ख्याल आया। एमिली ने अपने होंठ काटे, जिससे उनके बीच की खामोशी टूट गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? ओलिवर रॉस के साथ, वह इसे संभाल लेंगे। ये देखकर कि बर्फ का टुकड़ा लगभग पूरी तरह पिघल चुका था, कार्लोस ने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। कार्लोस को इस नई कार पर बहुत भरोसा था। अरे हाँ, दादाजी ने कहा कि उस डिजाइन के मुख्य विचार आपके हैं। आपने कार डिजाइनिंग कहाँ से सीखी? कार्लोस ने अचानक पूछा। एमिली अचंभित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। एमिली ने अपना मुंह खोला और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनुसंधान केंद्र का निदेशक हौंफता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा तनावग्रस्त और पसीने से लथपथ था, जिससे एमिली और कार्लोस दोनों चौंक गए। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हुआ होगा? 140 अध्याय 137 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घटना 140 अध्याय 137 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घटना। निर्देशक रॉस अचानक अंदर आए और तुरंत लड़खड़ा गए। उसे एहसास हुआ कि कार्यालय में केवल सलाहकार पाका और वही थे। खेद। डायरेक्टर रॉस ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन एक क्षण बाद वह झिझका और पुनः दरवाजा खोल दिया तथा अपना थोड़ा गंजा चमकदार सिर वापस अंदर डाल दिया। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, शायद आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति पामा आ गए हैं। ओह, कार्लोस ने बेपरवाही से जवाब दिया। आज कार्टर ऑटोमोटिव के नए कार लॉन्च समारोह में कार्लोस ने इवान पामा को आमंत्रित नहीं किया था और चूंकि वे बिना बुलाए आए थे, इसलिए कार्लोस उनका स्वागत करने में असमर्थ रहे। आखिरकार इवान पामा शुरू से ही इस परियोजना से सहमत नहीं थे और एक समय तो वे इसे पलटना भी चाहते थे। चूंकि मामला ऐसा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से नई कार के लॉन्च का इवान पामा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उपाध्यक्ष पामा के अलावा बोर्ड के सदस्य भी आ चुके हैं। ये देखकर कि कुछ गड़बड़ है, ओलिवर रॉस ने निर्देशक रॉस को कार्लोस को खोजने के लिए कहा। चारों ओर खोजबीन करने के बाद निदेशक रॉस ने सुरक्षाकर्मियों से ये सुनकर कि कार्लोस किसी को अनुसंधान एवं विकास केंद्र में ले गया है, अंततः उसे ढूंढ निकाला। बोर्ड के सदस्य भी यहाँ थे। कार्लोस की मोटी बाहें आपस में सिकुड़ गईं। ये परेशानी का संकेत था। उसने एमिली पाकर की ओर देखा। मेरा पैर ठीक है, आप अपना काम जारी रखें। एमिली को लगा कि इवान पामा की इस यात्रा का उद्देश्य शायद इतना सरल नहीं था। लॉन्च कार्यक्रम के प्रदर्शनी हॉल में मैग्नीशियम लाइटें फिर से टिमटिमाने लगीं। कार्लोस द्वारा एमिली को ले जाने के कुछ ही क्षणों बाद ओलिवर रॉस ने संकट की स्थिति में कदम रखते हुए घटना के अंतिम चरण को जारी रखा। लेकिन तभी इवान पामा आ गए। यह उपराष्ट्रपति पामा हैं। उपराष्ट्रपति पामा का आचरण हमेशा की तरह विशिष्ट है। उसके पीछे कार्टर कबीले का निदेशक मंडल होगा। इवान पामा को पैराशूट से उतरते देख पत्रकारों की भीड़ के चेहरे पर गपशप भरी हुई थी। हालांकि कार्लोस की तरह मनोरंजन समाचारों की सुर्खियों में अक्सर नहीं आने वाली इवान पामा की कार्टर परिवार की बेटी को जीतने की कहानी वर्षों से एक लोकप्रिय कहानी रही है। इवान ने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे अपना बेटा कार्लोस नजर नहीं आया। कार्लोस में सचमुच बहुत हिम्मत थी। एक नई कार के लॉन्च जैसी बड़ी घटना के बारे में उसने न तो बोर्ड को और न ही अपने पिता को सूचित किया था। इवान की नजरें धुंधली पड़ गईं जब उसने पास के विश्राम कक्ष को देखा।
जब वह अंदर आया तो उसने द्वारपाल से सुना था कि कार्लोस आज एक लड़की को यहाँ लाया है। ऐसे समय में कार्लोस क्या सोच रहा था? इवान विश्राम कक्ष के दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रेनी वाइट, जो ये देखने के लिए बाहर आने वाली थी कि क्या हो रहा है, गलती से इवान पामा के आलिंगन में आ गई। परिपक्व पुरुषों के कोलोन की खुशबू चीड़ और चंदन के साथ मिलकर रेनी की नाक में अटकी हुई थी। दर्द से कराहते हुए रेनी ने ऊपर देखा, उसकी नम आंखें इवान की उदास आंखों से मिलीं। इवान की नजर विश्राम कक्ष में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे कार्लोस दिखाई नहीं दे रहा था। उपराष्ट्रपति पामा, राष्ट्रपति कार्टर, वे पद छोड़ चुके हैं, एक स्टाफ सदस्य ने इवान को सूचित किया। इवान ने फिर रेनी को देखा। आप कौन हैं? उसकी निगाहें एक क्षण के लिए रेनी के युवा और सुंदर चेहरे पर टिक गईं। मैं कार फैक्ट्री के एक कर्मचारी का दोस्त हूँ। रेनी का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे उसकी हंस जैसी सुंदर गर्दन दिखाई देने लगी। मुझे जाना चाहिए। इस बात से चिंतित कि उपराष्ट्रपति पामा कार्लोस से न मिलने के लिए उसे दोषी ठहरा सकते हैं, रेनी ने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। जब रेनी व्हाइट कार्टर ऑटोमोटिव से बाहर निकली तो उन्होंने कार्लोस को एक और संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह पहले चली गई थी और उन्होंने लॉन्च कार्यक्रम की सफलता की कामना की। इवान पामा और अन्य लोगों को लाउंज में ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। तभी कार्लोस निदेशक रॉस के साथ वहां पहुंचे। वह अपने हाथ जेबों में डाले हुए सहज और लापरवाह दिख रहा था, बिना कोट पहने लाउंज के दरवाजे पर टिका हुआ था। कार्लोस, तुम अधिकाधिक लापरवाह होते जा रहे हो। आप नई कार के लॉन्च जैसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बोर्ड को कैसे सूचित नहीं कर सकते? इवान पामा ने सबके सामने कार्लोस को डांटते हुए कहा। कार्टर ऑटोमोटिव है। जब दादाजी ने इसे मुझे सौंपा तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कार्टर ऑटोमोटिव की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसे आमंत्रित करना चाहता हूं या किसे नहीं, यह मुझ पर निर्भर है। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर ऑटोमोटिव अभी भी कार्टर परिवार का हिस्सा है, बोर्ड को सूचित करना आवश्यक है। बोर्ड के एक पुराने सदस्य ने बात को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। आपकी चिंता केवल यह है कि नई कार के लॉन्च के बाद कार्टर ऑटोमोटिव के स्टॉक मूल्य में वृद्धि हो। उस समय आप सभी कार्टर ऑटोमोटिव में निवेश करने से असहमत थे, अब आपको ईर्ष्या हो रही है ना? इससे बोर्ड के सदस्यों के चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। कार्लोस, तुम अपने चाचाओं और बड़ों से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? इसके अलावा नई कार के लॉन्च जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम और आपके सचिव इसकी मेजबानी कर रहे हैं, ये कैसा लगेगा? हाँ, युवा लोग अभी भी पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं। उपराष्ट्रपति पामा, हमारे विचार से इसकी मेजबानी आपको ही करनी चाहिए। बोर्ड में इवान पामा के कुछ विश्वास पात्रों ने इस बात पर सहमति जताई। इसके बाद भीड़ ने इवान पामा को घेर लिया और बाहर निकल गए। इवान पामा नई कार के पास खड़े थे। ओलिवर रॉस ने कार्लोस की ओर देखा और कार्लोस ने सिर हिलाया। ओलिवर रॉस ने तुरंत माइक्रोफोन इवान पामा को सौंप दिया। तब इवान पामा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देवियों और सज्जनों, प्रेस के सदस्यों, कार्टर ऑटोमोटिव की नई कार लॉन्च में आपका स्वागत है। कार्टर परिवार के संपूर्ण बोर्ड की ओर से मैं कार्टर ऑटोमोटिव की नई कार के आधिकारिक विमोचन की घोषणा करता हूं। ये कहते हुए इवान पामा ने अपने पीछे खड़ी नई कार पर लगे लाल रेशमी कपड़े को जबरदस्ती नीचे खींच दिया। उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर इवान पामा को नई कार के साथ दिखाया गया था, जिसमें अनगिनत फ्लैश लाइटें लगातार चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कार्टर ऑटोमोटिव और नई कार का पूरा श्रेय इवान पामा को दिया गया हो। लाउंज के दरवाजे के बाहर कार्लोस अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था और इवान पामा को सुर्खियां बटोरते हुए देख रहा था। अचानक बड़े पर्दे पर छवि बदल गई। इवान पामा ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मीडिया के सभी पत्रकार दंग रह गए। उनकी नजरें बड़ी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उन्होंने एक व्यक्ति को कार से बाहर निकलते देखा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। वहां एक कार भी थी जिसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ था और उससे लगातार काला धुआं निकल रहा था। खून से लथपथ ड्राइवर ने कैमरे के सामने कहा, कार्टर ऑटोमोटिव की इस नई कार में कुछ समस्याएं हैं। इसे सामान्य रूप से चलाना संभव नहीं है। यह एक जानलेवा कार है। इस समय इवान पामा ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वह बड़े स्क्रीन पर वीडियो देखने के लिए मुड़े। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान जम गई। वाह, सचमुच, एक पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी और हॉल तुरंत फूट पड़ा। पत्रकार इवान पामा की ओर दौड़े। उपराष्ट्रपति पामा, क्या ये वीडियो वास्तविक है? क्या कार्टर ऑटोमोटिव की नई कार सचमुच जानलेवा है? कार्टर कबीले का इस बारे में क्या कहना है? इवान पामा शर्मिंदगी से घबरा गया। उसकी निगाहें पास खड़े कार्लोस की ओर घूम गईं। तभी कार्लोस ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़ा और लापरवाही से इवान पामा और पत्रकारों की ओर बढ़ा। अनुसंधान एवं विकास केंद्र के कार्यालय में एमिली पाकर ने भी टीवी पर लाइव प्रसारण देखा और उसका दिल अचानक उछल पड़ा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।